बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में अहम तरीन ख़बरों पर बात करनी है। पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पहले आपने देखा कि भावल नगर में पाक फ़ौज के अफसरान ने पुलिस की दुर्गत बनाई थी, और वो दुर्गत क्यों बनी थी वो सारा वाक़या आपके सामने है। तो अब पाक फ़ौज के बाद ख्वाजा सिराज जो हैं वो जनाब आज मैदान में उतरे हैं और पंजाब पुलिस को ऐसा फेंटा लगाया है, ऐसा फेंटा कि पूरे के पूरे जो उनका पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। आखिर उसकी वजह क्या बनी है, इस पूरे वाक़ये का ड्रॉप सीन हो चुका है। कैसे अफसरान जाकर वहाँ पर जो हैं वो ख्वाजा सिराज को धमकियाँ देना, फिर उनको इस्तेमाल करना, ये वाक़या क्या बना है। आज इस पूरे वाक़ये का जो ड्रॉप सीन हुआ है, जो पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो उन्होंने आज जनाब दुर्गत बना डाली है। दुर्गत कैसे बनाई है, किसकी दुर्गत बनाई है, और आसिम मुनीर साहब ने कि दुर्गत बनाकर किसको क्या पैगाम पहुंचाया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, इनको बरतरफ करने की जो कोशिश है वो तेज हो चुकी है। न सिर्फ कोशिशें तेज हुई हैं बल्कि इनके लिए फैसला कुन घड़ी आ गई है। ये मामला क्या बना है कि अचानक से इन तीनों को ओहदे से फारिग करने की बातें होना शुरू हो गई हैं। ये वाकया भी मैंने आपके सामने जो है वो आज पहली बार ब्रेक करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। कि अडयाला जेल में कुछ खबरें चली कि जनाब उन पर तशद्दुद हुआ है, उनकी जो वफादारियां हैं उनको तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर जो जुल्म और बर्बरीत की इंतहा हुई, उनकी अहलिया पर जो जुल्म किया, कैसरा इलाही साहिबा ने जिस तरह से डटकर मर्दाना वार इन हिजड़ों का मुकाबला किया, ये पाकिस्तान की तारीख में जनाब लिखा गया। तो अब अहम खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब अस्पताल मुंतकिल होंगे, अडयाला जेल रहेंगे या फिर घर में उनको नजरबंद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कैसरा इलाही की इस दरख्वास्त पर महफूज फैसला कर लिया है, जो फैसला वो कल सुनाएंगे। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त किसानों की जुकंदों में हुकूमत उसको खरीद नहीं रही। अब खबर यह है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की जानिब से सरकारी नरखों पर गंदम की खरीदारी शुरू न किए जाने के खिलाफ 10 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो अब ये एक बहुत बड़ा और ग्रैंड जो है वो एहतजाज होने जा रहा है। और इस हवाले से जनाब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं बन रही। लेकिन मुझे यहाँ पर पीटीए के कुछ आम तरीन लोगों ने बताया कि किसान इत्तेहाद ये कहते हैं कि आप हमारे एहतजाज में शरीक ना हो और हमारे इस एहतजाज को पॉलिटिकल ना बनाएं। सियासी हमारा एहतजाज नहीं है, बल्कि हम आम जो अवाम है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो 10 मई को एहतजाज जो है मुल्तान से शुरू किया जाएगा और एहतजाज में काश्तकार, ट्रैक्टर और जानवरों के साथ हम शरीक होंगे। एहतजाज में ज़राअत की इलामती नमाज़ जनाजा भी पढ़ेंगे और लाहौर पहुंचकर कुलखानी करेंगे। तो जनाब ये आपके सामने है कि काश्तकारों को 400 अरब का नुकसान पहुंचा है और गंदम फरोख्त ना होने पर हुकूमत को 150 अरब का नुकसान हुआ है। माफिया पहले स्मगलिंग करते हैं और फिर इंपोर्ट करते हैं। तो जनाब अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टफ टाइम है कि जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी जलसे और एहतजाज करने पर जो है वो हिकमत अमली तैयार कर रही है। तो अब किसानों को जो है वो उनको बर्दाश्त करना हुकूमत के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लोग इनको हुकूमत के अंदर लेकर आए हैं वो जनाब अब क्या करेंगे। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो हमारे कारोबारी लोग हैं, ताजर हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं। 5000 लोग हैं कि इनको टैक्स नेट में लाना है। इमरान खान के दौर में ये सारा काम शुरू हो चुका था, फाइलें तैयार थी, इमरान खान साहब उनको टैक्स नेट के अंदर ला रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब उनको काम करने से रोक देते थे। खान साहब को काम नहीं करने दिया गया। एफपीआर में बहुत सारी इस्लाहात थी और बहुत सारे इदारों में इस्लाहात करने की कोशिशें की गई, लेकिन जनरल बाजवा साहब जो हैं वो काम नहीं करने देते थे। तो अब जो मोहम्मद औरंगजेब हैं उनको सेनेटर बनाया गया, एक बैंकर को वज़ीर खजाना लगाया जाता है। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब ने ट्रंक से वो सिगरेट निकाली और अब वही फाइलें उठाकर ये कहते हैं कि इसको टैक्स नेट के अंदर लाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और फिर इन्होंने पीटीए को हुक्म दिया, जिसके जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल हफीज साहब हैं, उनको कहा गया कि आप जो हैं इनकी सिमें जो हम ब्लॉक कर दें।
तो उन्होंने जवाब दिया अब ये किसके कमात पर हो रहा है। अब जाहिर है SIFC जो बनाई गई है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं और मुख्तलिफ वज़रा भी हैं, और वो इस वजह से बनाई गई कि मुल्क में सरमायाकारी लानी है कि सऊदी अरब भी $25 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने वो सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया। SIFC जो है उसका भांडा फूट गया और वो भी किसी काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, उनके हाथ से भी गेम निकल चुकी है। तो लिहाजा अब ये अहकाम ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने दिए कि जनाब आप देखें इनको टैक्स नेट के अंदर लाएं, मईशत को जो है वो अपनी बेहतर करना है। और इसी वजह से मोहम्मद औरंगजेब को जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना लगाया जाता है। और SIFC में जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। तो अब ये 5000 जो सिमें ब्लॉक करने की बात हो रही है कि इनके लोगों के सिमें बंद कर दें, तो चेयरमैन PTA ने बताया कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं कि हम ये सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। जनाब एक वाले साहब के नाम पर उनके बच्चों के सिम है, उनकी अहलिया के सिम है, उनकी घर की औरतों के सिम है, तो एक शख्स के सिम नहीं है। तो अगर हम इनको बंद कर दें तो फिर मुल्क को आपने चला लिया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरा कार में नहीं है, ये गैर कानूनी अमल है, तो लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये अहकाम जो है वो मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब जनाब कुछ और सियासी खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ा खराबी की जाने बढ़ रहा है और अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास एक हल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका अवामी मैंडेट वापस करें, आपके मुल्क में हिजानी कैफियत खत्म हो, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो। एक जानिब तो आप कहते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाए और दूसरी जानिब आप धमकियां देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, और फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो जाएं। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। इमरान खान किसी की शराइत पर आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। इमरान खान मर जाएगा लेकिन वो आपकी शराइत पर आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। उसके सबसे बड़ी उसकी शर्त यह है कि आप उनको उनका मैंडेट वापस कर दें। इमरान खान को जेल में बिठाकर रखें लेकिन उसका मैंडेट उसको वापस करें जो अवाम ने उनको दिया है। दूसरा वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। तीसरी उनकी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिन लोगों के ट्रायल चल रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, जिनको फौज की कस्टडी के अंदर रखा गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब की 3-4 बड़ी शर्तें हैं लेकिन ये शर्तें जो है वो मानने को लोग तैयार नहीं है, तो लिहाजा खान साहब भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो जनाब अब जो मामला बना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस दुर्गत बना डाली है, ये दुर्गत किसकी बनाई है? कि दुर्गत बनाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की। तो ये बड़ी अहम खबर है। दुर्गत कैसे बनी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक पपेट के तौर पर काम कर रहे हैं और इनका नाम जो है वो स्याह हरूफ के अंदर लिखा जाएगा तारीख के अंदर कि ऐसा चीफ जस्टिस जिसने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया था। अब अहम तरीन खबर यह है कि फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को गलत करार दे दिया है। फैसलाबाद धरना कमीशन में कौन है? साबिक DJI जनरल फैज हमीद साहब उनका नाम था। अब अगर आप देखें कि जो फैसलाबाद कमीशन में जो इन्फ्लुएंस है वो किसका होगा? जाहिर है इसमें डायरेक्टली एजेंसीज इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली जनाब इसमें फौज का नाम आ रहा था, एजेंसीज का नाम आ रहा था। तो फिर उसमें हुआ क्या कि अब उन्होंने जनाब दुर्गत जो है बना डाली है। दुर्गत बनी भी किसकी है? दुर्गत बनी चीफ जस्टिस साहब की। बनाई किसने? मैंने आपको बता दिया। अब खबर यह है कि फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की 15 नवंबर 2023 की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले के खिलाफ 9 नजरसानी की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं है, इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए, कि जो दिल करे आप करें। पहले पूरे मुल्क को नचवाया और फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी और अब वापस लेने का कह दिया। नजरसानी दायर करना तो ठीक है मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। चीफ जस्टिस जो हैं वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये नजरसानी की 9 दरख्वास्तें इत्तफाकन दायर हुई हैं और समाअत के दौरान उनका मानना था कि दरख्वास्तें भी साबिक DJI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कहने पर जो है वो दायर की गई। और इसी वजह से जब अटॉर्नी जनरल ने फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और TRO पढ़कर बताया कि इंक्वायरी कमीशन के मुहरकात की तहकीकात करेगा, तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमें उम्मीद है कि इंक्वायरी कमीशन आजादाना और शफाफ तहकीकात करेगा और TORs में क्यों नहीं कहा है कि कैसे एक साथ जो हैं वो 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। फिर चीफ जस्टिस ने अपनी ख्वाहिश पर TOR नंबर 11 शामिल करवाया कि कमीशन पर इस पर भी तहकीकात करेगी कि नजरसानी की दरख्वास्तें किसके हुक्म पर दायर की गई थी या फिर महज इत्तफाक था। और फिर अब जराये के मुताबिक कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि फैसलाबाद धरना फैसले के खिलाफ 9 नजरसानी दरख्वास्तें बैकवक्त जो है वो दायर होना महज इत्तफाक था, ये जनाब किसी प्लान के मुताबिक नहीं की गई और चीफ जस्टिस ने मलबा साबिक DJI फैज हमीद के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। तो आज उनको बचाया गया। किसने बचाया? पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने बचाया।
تو اب آج چیف جسٹس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ تھوڑی سی لائن کراس کریں گے نا آپ کی منجی ٹھوک دیں گے، تم 3 سال کی ایکسٹینشن لے رہے ہو تو ہمارے نوکر ہو، تمہیں ہم نے جس طرح سے ہم نے چلایا ہے تو آپ نے ہماری بیعت کرنی ہے، آپ نے ہمارے پیچھے چلنا ہے، آپ نے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ یہ ویلیو پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی، یہ ان کی اوقات باقی رہ گئی ہے۔ تو خیر جناب اب جو ہے وہ درگت بن گئی ہے ان کی، اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور خبر ہے کہ صدر پاکستان چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس جو ہے ان کو برطرف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا بنا؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، ان کے توسط سے پی ٹی آئی نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ معطل کرے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستیں کیسے ایک پارٹی کو ڈبل کر دی، یعنی کہ اگر 8 ایم این ایس کے اوپر آپ کو ایک مخصوص نشست ملنی ہے یا 8 ایم پی ایس کے اوپر آپ کو ایک مخصوص نشست ملنی ہے، تو آپ کیسے اس پارٹی کو قانون کے مطابق 2 نشستیں دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ اضافی طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں باقی تمام تر جماعتوں کے اندر بانٹ دی، تو اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور یہ سماعت کل کے لیے جناب مقرر ہو چکی ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو غلط سیٹیں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اب اس کی اگر معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر سینٹ کا الیکشن بھی پھر جو ہے وہ غیر قانونی ہوا ہے، اور پھر جو صدر پاکستان کا الیکشن ہے وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے۔ تو اب پھر اگر یہ غیر قانونی ہوتا ہے تو سینٹ کے جو ہیں چیئرمین سینٹ وہ جب الیکشن ری الیکشن ہو جائے گا، صدر پاکستان کا الیکشن ری الیکشن ہوگا۔ تو اب یہ کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر حکومت کے لیے کچھ اہم جو ہے اور میسج بھی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی ٹانگیں باندھ رہی ہے، ہاتھ پاؤں کے باندھ رہے ہیں، اور ان کو اوقات ہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب آپ صرف ایک جو ہے وہ ڈنڈے کی مار ہیں، اور آپ کو ہم ایسا ماریں گے اگر آپ ہلکے سے ہلکے آگے پیچھے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پھر آ جائے گی اور پھر آپ کی درگت بنائی جائے گی۔ تو اب پاک فوج کے بعد جناب خواجہ سرا میدان میں آتے ہیں اور پولیس کو انہوں نے پھینٹا لگا دیا ہے۔ یہ پھینٹا لگا کیوں ہے؟ یہاں ہم ترین خبر ہے کہ صبح پنجاب کے شہر گجرات میں پولیس اہلکار پر نازیبا حرکات کے الزام نے خواجہ سراؤں نے تھانے پر دھاوا بول دیا، اور ذرائع کے مطابق یہ کیوں دھاوا بولا گیا؟ خواجہ سراؤں نے جناب تھانہ کھاریاں پر پتھراؤ کیا، اور اس دوران خواجہ سرا زبردستی تھانے میں گھس آئے اور فرنیچر باہر نکال دیا، پھر جی ٹی روڈ کھاریاں بلاک کر کے احتجاجی دھرنا بھی دے دیا، اور اس میں انہوں نے پولیس والوں کو جو ہے وہ درگت کا نشانہ بنایا، صحیح ان پر تشدد کیا۔ اور مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ شب پولیس نے خواجہ سراؤں کو رات بھر بلا وجہ حراست میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان سے پیسے چھینے گئے، آئس کا نشہ کر کے پولیس والوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہماری پولیس کی اوقات ہے۔ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، آپ ہماری عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ جناب ہماری ماؤں بہنوں کی بیویوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں پر ظلم ہوا، صحافیوں پر ظلم ہوا، گھروں میں بغیر وارنٹ کے لوگ گھسے۔ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس کے دل گھروں میں گھسیں گے یہ گھس جائیں گے، ان کی اوقات یاد کرانی پڑے گی۔ اگر آپ یہ ہمارے گھروں میں گھسیں گے تو ہم ان کی درگت بنائیں گے، ان کو ننگا کر کے چوکوں میں لٹکائیں گے۔ ان کی اوقات نہیں ہے، وردی پہنی ہے تو آپ ہمارے سے اوپر ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت بڑی گھمبیر قسم کی صورتحال ہے کہ اگر آپ وردی پہن لیتے ہیں تو آپ اس ملک کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ میرے گھر کی بھی تقدس اتنا ہی عام ہے جتنا اس ملک میں آرمی چیف کے گھر کا تقدس ہے، یا کسی آرمی آفیسر کا یا کسی بھی پولیس آفیسر کا، چیف جسٹس گھر کا تقدس آپ پامال کرتے تو آپ میرے گھر کا تقدس پامال کر رہے ہیں، تو وہ غیر قانونی ہے۔ تو خیر جناب اب جنسی زیادتی کے حوالے سے ایف آئی آر انہوں نے کہا کہ ہمیں درج کروانے کا کہا گیا، لیکن ایف آئی آر ہماری درج نہیں کی گئی، احتجاج کرنے پر الٹا تشدد کیا گیا، اور اس معاملے پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ سرا پر تشدد کی تفتیش کریں گے، اور جرم ثابت ہونے پر اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ پہلے جناب فوجی افسران نے ان کے اوپر جو سارا کچھ کیا بہتر کیا، ان کی اوقات ان کو یاد دلانی چاہیے۔ اب خواجہ سراؤں نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھا کیا، اب ہمیں بھی سب کچھ کرنا ہوگا کہ اب ہمیں ان کے سامنے سیسا پرائی دیوار پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔